हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि गति का तीसरा नियम क्या कहता है वो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है। ठीक है, जिसको गति का तृतीय नियम भी कहते हैं वही आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है तो जो दूसरी ऑब्जेक्ट होती है वो पहली वाली ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाती है, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाती है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पहली वस्तु पर या जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है तो जो दूसरी ऑब्जेक्ट होती है वो पहली वाली ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब जो दूसरी वस्तु होती है दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। तो यानी कि क्या होता है, जो दूसरी वस्तु होती है वो पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन उसकी उल्टी दिशा में बल लगाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर FA फोर्स लगा रही है तो जो दूसरी ऑब्जेक्ट होगी वो भी उस पर फोर्स लगाएगी, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है तो हम उसको क्या ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं। तो एक फोर्स कैसी होती है, प्लस की हो जाती है और एक माइनस की हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके अंदर एक और चीज़ पढ़नी की, एक होता है एक्शन, एक क्या होता है, एक तो होता है एक्शन और एक होता है रिएक्शन। एक क्या होता है, एक होता है रिएक्शन। ठीक है, एक्शन कौन करता है, रिएक्शन कौन करता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है A और एक है B, तो A जो B पर फोर्स लगाएगी ये तो उसका एक्शन कहलाएगा, लेकिन उसके बाद B जो ऑब्जेक्ट है वो A पर फोर्स लगाएगी ना, तो B जो फोर्स लगाएगी उसको हम रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो A ऑब्जेक्ट जो B पर फोर्स लगाएगी उसको हम एक्शन कहेंगे, लेकिन उसके जवाब में जो B ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगी A पर उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, पहले वाले को हम A जो उसको हम कहेंगे क्रिया, इसको हम क्या कहेंगे, क्रिया, और दूसरे वाले को हम कहेंगे प्रतिक्रिया। दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे, दूसरे वाले को हम कहेंगे प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये है, पहली फोर्स एक्शन होती है, दूसरी रिएक्शन होती है, पहली क्रिया दूसरी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर लगाती है दूसरी ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स लगाती है। ठीक है, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है, लेकिन फोर्स कैसे लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि मान लीजिए दो बॉल हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है। ये ऑब्जेक्ट A जो है इस पर फोर्स लगा रही है 10 न्यूटन का, कितने का, 10 न्यूटन का, और जो ऑब्जेक्ट B होगी ये भी इस पर फोर्स लगाएगी, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाएगी, 10 न्यूटन का ही लगाएगी। दोनों सेम मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स लगा रही हैं, लेकिन जो दूसरी वाली ऑब्जेक्ट है वो कैसे लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। पहली वाली इस तरफ फोर्स लगा रही है और दूसरी वाली इस तरफ फोर्स लगा रही है, तो दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं लेकिन उल्टी दिशा में लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों का परिमाण जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, समान होता है, लेकिन दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है, उल्टी होती है। ठीक है, ये देखो, ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, परिणाम की जगह यहाँ पर आप परिमाण कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो इसको परिमाण कर लीजिएगा। ठीक है, परिमाण यहाँ पर जो है आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, आगे लिखा हुआ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इस लाइन से भी हम क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब कर देते हैं कि हर एक एक्शन का क्या है, एक इक्वल और एक अपोजिट रिएक्शन है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट A है और एक ऑब्जेक्ट B है, तो जो ऑब्जेक्ट A है ये इस पर फोर्स लगाएगी, तो ऑब्जेक्ट B क्या करेगी, जो ऑब्जेक्ट B है वो इस पर फोर्स लगाएगी, दूसरी वाली जो बॉल है वो पहली वाली पर फोर्स लगाएगी। तो देखो क्या कर रहे हैं, पहले इसने फोर्स लगाया तो जवाब में इसने भी फोर्स लगाया, तो यही है कि हर एक एक्शन का एक उल्टा रिएक्शन भी होता है। तो इसने जो फोर्स लगाया यानी कि इसने एक्शन किया था, तो इसने क्या किया है, इसने रिएक्शन किया है, रिएक्शन किया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का
इक्वल और अपोजिट क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बल क्रिया होता है और दूसरा बल क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया कहलाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो ये तो हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, अच्छा ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे कि हम चल पाते हैं, तो हम चल पाते तो हमें जो गति का तीसरा नियम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि कोई स्विमर है, वो तैर रहा है, तो वो किसकी वजह से तैर रहा है, क्योंकि वहाँ पर गति का तीसरा नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहाँ पर लग रहा है, इसी वजह से कोई स्विमर जो है पानी में तैर पा रहा है, ठीक है। कैसे, जैसे कि आप सोचिए कि जो तैरते हैं पानी में, क्या करते हैं, अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ फोर्स करते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं पानी पर, और पानी क्या करता है, उस पर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिससे कि क्या होता है, जो तैरने वाला पर्सन होता है वो आगे की तरफ तैर पाता है, ठीक है। सेम एप्लीकेशन जो है हमारे चलने में भी लगता है, ठीक है। जब हम चलते तो हम क्या करते हैं, अपने पैर से अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अपने पैर से अर्थ पर नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, लेकिन रिएक्शन में क्या होता है, जो अर्थ होती है वो भी एक ऊपर की तरफ उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। हम अपने पैर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो जो अर्थ होती है वो हमारे पैर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, और इसी की वजह से क्या होता है, हम ग्राउंड पर चल पाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें चलने में मदद करता है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। गति के तीसरे नियम के अनुसार हम क्या होते हैं, चल पाते हैं। गति के तीसरे नियम की वजह से क्या होते हैं, हम जो ग्राउंड है उस पर चलने में सक्षम हो पाते हैं। तो देखिए अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको कहते हैं, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम किसको जो है कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनका मोमेंटम का सम टकराने से पहले और टकराने के बाद, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का सम टकराने से पहले और टकराने के बाद कैसा रहता है, सेम रहता है, अगर उन पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे तो, ठीक है। ये क्या, ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद कैसा रहता है, समान रहता है, अगर उन पर कोई असंतुलित बल ना लगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। इसी को हम जो है कहते हैं क्या है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके टकराने से पहले संवेग का योग और टकराने के बाद, दोनों ऑब्जेक्ट का, दोनों वस्तुओं के टकराने से पहले संवेग का योग और टकराने के बाद का संवेग का योग कैसा रहता है, बराबर रहता है, अगर उन पर कोई असंतुलित बल ना लगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि माने कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट ए है उसका मास एम ए है और ऑब्जेक्ट बी का मास क्या है, एम बी ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है जी। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है जी। और जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी जो वेलोसिटी है वो यू ए है, और जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी है यू बी, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, देखा अभी तक देखा हमने कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों का मास है, ऑब्जेक्ट ए का मास है एम ए और बी का मास है एम बी, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दो बॉल्स हैं, ठीक है, कि ये दो बॉल्स हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये जो है इसका मास एम ए है, इसका मास क्या है, इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है, ठीक है जी। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों इसी तरफ चल रहे हैं, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है यू ए और इसकी वेलोसिटी है यू बी, ये अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ इन टाइम टी टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, एक टाइम टी में दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक है। दोनों सेम से चल रहे हैं, मान लीजिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं लेकिन स्पीड सेम नहीं है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो क्या होंगे, दोनों टकरा जाएंगे एक टाइम बाद, ठीक है जी। तो यही हुआ कि एक टाइम टी में दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी जिसका मास एम ए और एम बी था, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कोलाइड हो गए, ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ है इन टाइम टी टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, एक टाइम टी में दोनों बॉडी क्या हो गई, दोनों वस्तुएं क्या हो गई, एक दूसरे से टकरा गई। हिंदी में पढ़ लेते हैं कि माना कि दो वस्तुएं हैं ए और बी, दो वस्तुएं हैं ए और बी जिनका द्रव्यमान क्रम से क्या है, एम ए और एम बी, ठीक है। तो इनका द्रव्यमान क्या है, एम ए और एम बी। एम ए किसका द्रव्यमान है, जो वस्तु ए है उसका द्रव्यमान एम ए है, और जो वस्तु बी है उसका द्रव्यमान एम बी है, ठीक है जी। एक ही दिशा में अलग अलग वेग से चल रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है लेकिन अलग अलग वेग से चल रही है, ठीक है। तो उनकी जो वेलोसिटी है, जो उनका वेग है वो क्या है, यू ए है और यू बी है। यू ए जो ऑब्जेक्ट ए है उसका वेग यू ए है, और जो ऑब्जेक्ट बी है, जो वस्तु बी है उसका वेग यू बी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है कुछ देर बाद टाइम टी में दोनों टकराते हैं, ठीक है जी। दोनों वस्तुएं एक दूसरे से टी समय में टकराती हैं। अब ये ज़्यादा तेज चल रही है तो क्या हो जाएगा, दोनों
एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम टी में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहाँ तक हमने जो अभी देखा है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या होता है, आगे लिखा हुआ है आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आर VA एंड VB रेस्पेक्टिवली। तो टकराने के बाद क्या होता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको इतना रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है और एक बी है, दो वस्तुएं हैं ए और बी। जो वस्तु ए है उसका द्रव्यमान ma है, उसका मास ma है, और वस्तु बी का जो द्रव्यमान जो उसका मास है वो mb है, ठीक है। दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रही हैं, अलग अलग वेग से चल रही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। और जो वेग है वस्तु ए का वो ua है, और जो वस्तु v का वेग है वो ub है, ठीक है। क्या होता है, दोनों टी टाइम में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहाँ पे दोनों एक टी टाइम में एक दूसरे से टकरा गए हैं। टकराने के बाद क्या हो जाता है, इन दोनों की वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, इन दोनों का जो वेग है उसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। तो मास तो सेम ही रहेगा, ma और mb क्या है, दोनों का मास सेम रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगी, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी होगी, जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब वेग क्या हो गया, va और vb। पहले क्या था, ua और ये भी, ये टकराने से पहले का है और वो टकराने के बाद का है, ठीक है। ये यहाँ तक हमने अभी देखा है, ठीक। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ठीक है जी। तो अभी देखते हैं यहाँ पर हम टकराने से पहले का जो मोमेंटम रहता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। और मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, संवेग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वस्तु a का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद, टकराने से पहले क्या रहता है ma टकराने के बाद क्या रहता है ma ये टकराने के बाद का मोमेंटम है, टकराने के बाद का संवेग है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए ड्यूरिंग कोलिजन। अब इसके टकराने के दौरान जब दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है तो उनके जो मोमेंटम है उसमें कितना चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, तो टाइम से डिवाइड है, ठीक है जी। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कौन सा है, फाइनल मोमेंटम है बाद वाला, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम जो टकराने से पहले का है, बिफोर कोलिजन वाला, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको P1 बोल दीजिए और इसको जो है P2 बोल दीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन में टाइम क्यों लिया है हमने, क्योंकि रेट की बात चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो अब देखिए फाइनल मोमेंटम कितना हमारे पास ma, इनिशियल मोमेंटम कितना हमारे पास ma, अपॉन में टाइम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में मास तो सेम ही ऑब्जेक्ट का, मास तो सेम ही है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम यहाँ से इसका मास को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगा, va माइनस ua अपॉन में t। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, इस तरीके की क्वेश्चन आ जाएगी, F इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो था, अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये MAVA माइनस UA अपॉन में टाइम बराबर FAB, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट B का मोमेंटम, ठीक है। ऑब्जेक्ट B का मोमेंटम टकराने से पहले क्या होगा, MA, यहाँ पर B लिख लेना, गलत हो रखा है ये, ठीक है, हो जाएगा MB। तो MB UB और MB VB, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट B का मास कितना होता है, कितना है, ऑब्जेक्ट B का मास है mb और उसकी वेलोसिटी कितनी है ub, तो ये तो हो गया टकराने से पहले का, ठीक है। और ऑब्जेक्ट B का मास कितना है mb था ही, लेकिन टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी vb, तो यह उसका टकराने के बाद का मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए कि मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B यानी कि वस्तु B का संवेग टकराने से पहले, टकराने के बाद, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले यानी कि कोलिजन से पहले क्या रहेगा, कोलिजन से पहले उसका रहेगा mb vb और कोलिजन के बाद हो जाएगा mb
कोलिजन से पहले रहेगा एम बी यू बी और टकराने के बाद यानी कि कोलिजन के बाद हो जाएगा एम बी वी बी जो है हो जाएगा। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी ड्यूरिंग कोलिजन, तो इसके टकराने के दौरान इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज, तो वो निकालना। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हमारे पास में एम बी वी बी और इनिशियल मोमेंटम क्या हमारे पास एम बी यू बी। ठीक है, इनमें वही कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, एम बी जो है दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ठीक, और यहाँ पर क्या बचेगा वी बी माइनस यू बी अपॉन में टाइम। ठीक है, इतना फोर्स ऑब्जेक्ट बी लगा रही है ए पर। ठीक है, इतना फोर्स जो है ऑब्जेक्ट बी लगा रही है ए पर, और ये जो है इतना फोर्स ऑब्जेक्ट ए लगा रही है बी पर, ये अभी हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो अगर ऑब्जेक्ट बी मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स द फोर्स exerted by object A on object B action and the force exerted by object B on object A is reaction must be equal and opposite to the each other। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, तो फोर्स A ने लगाई है B पर, तो फोर्स A B हो गई, वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी, इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए किसके, फोर्स B जो लगाएगी A पर। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ए बी कितना था हमारे पास में, एफ ए बी था हमारे पास में ये। ठीक है, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एम ए वी ए यू ए माइनस अपॉन में डी, और एम बी कितना था हमारे पास में, एम बी था सॉरी एफ बी ए कितना था हमारे पास में, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। तो ये रहा हमारे पास में एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। ठीक है, अब यहाँ से टी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, टी जो होगा ये क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टी कैंसिल हो गया, अब क्या बचा है हमारे पास में एम बी वी बी जो है हमारे पास में बचा है, एम बी वी बी यहाँ पर उसका। ठीक है, तो अब ये जो एम ए है इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी एक बार, फिर इससे हो जाएगी, तो जब एम ए वी ए हो जाएगा फिर उसके बाद एम ए यू ए हो जाएगा। ठीक है, देखो ये प्लस का था तो यहाँ पर प्लस है, ये प्लस का, ये माइनस का तो माइनस हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर अब एम बी की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, एक बार एम बी की मल्टीप्लाई होगी वी बी के साथ और एक बार मल्टीप्लाई होगी यू बी के साथ में। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं तो एम बी वी बी हो जाएगा, ये माइनस का ये भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एम बी वी यू बी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर एक ये माइनस का है, इधर एक ये माइनस का है, तो जो माइनस माइनस के उनको एक तरफ कर दीजिए और जो प्लस प्लस के हैं उनको एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो जो एम ए वी ए है, एम ए वी ए और इधर जो एम बी वी बी है, इसको ये माइनस का है ना एम बी वी बी, तो इसको इस तरफ लेकर के आ गए और जो एम ए यू ए है इसको उस तरफ लेकर के चले गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हो रखा है। ठीक है, देखो एम ए वी ए जो है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये माइनस का था इधर आ गया तो प्लस का हो गया, फिर अब लगा एम बी यू बी और प्लस एम ए वी ए, ये रहा एम बी यू बी। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो रखा है, इसको जो है आप यहाँ पर ये गलत हो रखा है, यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि ठीक है एम ए वी ए है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ये बराबर है किसके, माइनस एम बी वी बी के प्लस ये है एम बी यू बी के। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो एम ए वी ए है ये तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि ये प्लस में है, लेकिन ये माइनस में बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, ये भी माइनस में, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एम बी वी बी, ये बराबर फिर इज इक्वल टू का निशान इधर क्या एम बी यू बी, ये क्या है एम बी और यू बी, ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम बी वी बी, ये क्या हो जाएगा एम ए यू ए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एम ए यू ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो मोमेंटम है, मोमेंटम का सम ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के मोमेंटम का सम बराबर है ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट ए के मोमेंटम का सम। ठीक है, यहाँ पर टकराने से पहले और टकराने के बाद का है, तो क्या है दोनों का मोमेंटम सेम आ रहा है, तो यही तो था यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराती हैं तो उनका टकराने से पहले का जो मोमेंटम का सम होता है और जो टकराने के बाद का जो मोमेंटम का सम होता है वो कैसा होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रूफ जो है कर दिया। ठीक है, तो ये जो था आपका लास्ट वीडियो था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो इसी के साथ जो आपके जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में।
नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।